Welcome student, welcome back, welcome to Study Khazana. And as we discussed the Cold War era in the last class, so today we're going to continue this. I hope you understood whatever I explained you in the last class. Let's continue with the chapter and let's start. Let's give a small recap that what we have discussed in the last class. I just want to have a quick recap that we were ended at the NAM. Okay, we were discussing first. Let me recap that we were discussing chapter number 1, Cold War era. Okay, and we have discussed what? We have discussed Cuban Missile Crisis. I hope you can recall. Then we have discussed what is Cold War. Then we have discussed the emergence of two power blocks. And we were discussing the NAM. I hope you can recall what is the full form of NAM. Yes, it is Non-Aligned Movement. हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि कोल्ड वॉर का पीरियड 1945 से 1991 में हुआ. हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इस पीरियड के दौरान पूरा जो वर्ल्ड था वो दो पावर ब्लॉक में डिवाइड हो गया था और पूरी जो कंट्रीज थी, चाहे वो न्यूली इंडिपेंडेंट हो या ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, वो दो पावर ब्लॉक्स को ज्वाइन कर रही थी. कोई यूएसएसआर के साथ जा रहा था, कोई यूएसए के साथ जा रहा था. और इस कोल्ड वॉर का बेसिकली क्या मतलब था, कोल्ड वॉर में क्या क्या हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके बाद हम इस पॉइंट पे आए थे कि इंडिया ने इस सिनेरियो में क्या रिएक्शन दिया. हमने ये डिस्कस किया था कि इंडिया जो था 1945 में हमारा कोल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1947 में हम वी गॉट इंडिपेंडेंस और 1950 में हमारी फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जो काम करना शुरू हो गई थी. तो खैर 1945 में 47 में हम लोग आजाद हुए और उसके बाद ही हमारा एक माइंडसेट क्लियर हो गया कि भाई वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू कंटिन्यू द एनिमिटी विद एनी ऑफ द पावर ब्लॉक. तो वी हैव डिसाइडेड कि वी विल नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और हम वो हर पॉसिबल काम करेंगे जिससे हम इन दोनों से बचे रहें. तो खैर हम लोगों ने मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जवाहरलाल नेहरू जैसे सोच रखने वाले कुछ और भी लोग थे, जैसे कि दे आर फ्रॉम यूगोस्लाविया, दे आर फ्रॉम it's Yugoslavia. Then we have India, we have Egypt, then we have Indonesia, then we have Ghana. Let's do a small exercise. Can you tell me the name? Okay, from Yugoslavia we have Joseph Broz Tito. From India we have Chacha Nehru, Jawaharlal Nehru. Then from Egypt we have Gamal Abdel. Then from Indonesia we have Sukarno, and from Ghana we have Kwame and Nkrumah. So these are the 5 countries who were in a thought कि will not going to have a part of any of the power block. Yugoslavia, India और Egypt. इन तीनों तो डिसाइड किया कि हम लोग will not going to part of any of the power block. लेकिन इंडोनेशिया और घाना इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, जो ये 3 सोच रहे हैं हम इसको सपोर्ट करेंगे और जो नाम का कंसेप्ट है, नाम का जो कंसेप्ट है उसको हम फॉलो करेंगे. दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था.
नॉन अलाइन मूवमेंट ये कह रहा है कि हम नॉन नहीं होंगे अलाइन किसी के साथ भी, हम अपना ग्रुप, एक अपना नया ग्रुप जो है, अपनी एक नई वेव जो है वो शुरू करेंगे, थर्ड वेव। ऐसा कहा जाता है कि जो 1950s के बाद आजाद हुई कंट्रीज हैं उनको थर्ड वेव कंट्रीज या थर्ड कंट्रीज कहा जाता है। और इन थर्ड कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम विल नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑफ द पावर ब्लॉक। तो खैर नाम का कंसेप्ट शुरू हुआ 1947 में, we got independence and then the meetings were going on, we have decided okay we're going to have NAM। हमने उसके सारे objectives decide किए, उसके rules decide किए, regulation decide किए, and finally in 1961 in Belgrade हमारी NAM की फर्स्ट समिट हुई। इस फर्स्ट समिट के जो मेजर 3 ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? वो ये थे कि cooperation among 5 members, मतलब जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं या बेसिकली जो 5 मेंबर्स कंट्रीज हैं आपस में जो है हम लोग जो है कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस and widening arenas। यानी कि कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, आसपास बहुत टेंशन है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसके बाद देन many decolonized countries, many African countries joined UN। तो बेसिकली ये और उनका कंसर्न ये था कि कैसे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उनको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनको बोले कि लेट्स बी अ पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूएसए एंड यूएसएसआर। दे वांट दैट दिस न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री ज्वाइन द NAM, बिकॉज जितने ज्यादा मेंबर कंट्रीज इस NAM के साथ जुड़ेंगे हमारी पोजीशन उतनी ज्यादा ही स्ट्रांग होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट बात यह है कि NAM सबसे ज्यादा वीक कंट्रीज ने मिलकर बनाया था और उसके बाद इतना स्ट्रांगली इन्होंने अपनी बात को एग्जीक्यूट किया इंटरनेशनल लेवल पे कि लोग इनकी बात मानने लगे। दे कंसिडर देम एज अ प्रेशर ग्रुप, इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप, और उनकी राय, उनकी प्रेफरेंसेस उसको बहुत जो है मायने मिलने लगे। तो ये बहुत ही रिस्की मूवमेंट था जो इन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने शुरू किया था और ये सक्सेसफुल भी हुआ। बहुत सारे एलिगेशंस भी लगे, बहुत सारी दिक्कतें भी आई, बट स्टिल एनी हाउ हम लोग इसको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक इम्पॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी मानते हैं इंडिया की, जो 1960s में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी और उससे हमें बहुत फायदा भी हुआ। तो मतलब हम अभी अभी आजाद हुए थे और एकदम से इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमने अपनी पहचान बना ली थी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सक्सेसफुल जो है मूवमेंट रहा। खैर इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे, मेन और जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि नॉट टू बी पार्ट ऑफ एनी पावर ब्लॉक। ये इसका मेन मोटिव था। ठीक है, वो मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम लोग इसलिए पार्ट नहीं बनना चाहते थे क्योंकि हम ऑलरेडी अभी आजाद हुए थे और हमारे पास इतनी पावर भी नहीं थी, स्ट्रेंथ भी नहीं थी और इतनी पेशेंस भी नहीं थी कि हम किसी से दोबारा से किसी दुश्मनी ले, क्योंकि अगर कोई भी हम पे अटैक करता तो डेफिनेटली हम हार जाते और फिर दोबारा से किसी की कॉलोनी या स्लेव हो जाते। तो हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो यही था, नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी पावर ब्लॉक। ठीक है, खैर इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे तो बढ़े और बेसिकली बोला गया कि जो नॉन अलाइनमेंट जो इंडिया का है वो बेसिकली जो है कंसेप्ट है न्यूट्रल रहने का और आइसोलेट होने का। आइसोलेट मतलब कि न्यूट्रल रहना कि जो भी कुछ भी कोई करता रहे वो हम उसको फॉलो करेंगे, और आइसोलेट किसी के भी साथ हम नहीं रहेंगे। पर NAM ना एक नया कंसेप्ट था और NAM वैसे तो कह रहा है कि नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट NAM ने अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया कि ना तो वो न्यूट्रल रहा ना वो आइसोलेट रहा।
उसने यूएसए से भी फायदा उठा और उसने यूएसएसआर से भी बेनिफिट्स ली। तो ये इनाम की खास बात थी। हालांकि लोग इस बात पे इनाम को क्रिटिसाइज भी करते थे कि भाई इस तरह आप न्यूट्रल भी कह रहे हैं और आइसोलेट भी कह रहे हैं और उसके बाद आप हर चीज में, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर नाम इस तरह से आइसोलेट हो जाता तो शायद वो कोरिया क्राइसिस को सेटल नहीं कर पाता, शायद वो जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज है उनको इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस नहीं दिला पाता, शायद वो अपनी कोई पहचान नहीं बना पाता। तो आइसोलेट होना तो कभी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता कि आप सेफ हो जाएंगे, आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। नो, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ क्राउड। आपको सब कुछ अप टू डेट पता होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ आप कितने पानी में और मुझे क्या करना चाहिए आगे आने के लिए या बचने के लिए। क्योंकि आइसोलेट रहना इट डजंट मीन कि यू विल नॉट गोइंग पार्ट ऑफ एनी वॉर, और न्यूट्रल रहना इसका मतलब ये नहीं कि आपको सारे अच्छे अच्छे कहेंगे और आप पर कभी अटैक नहीं करेंगे। तो खैर ना तो नैम न्यूट्रल था और ना ही आइसोलेट था। जब अगर कुछ यूएस से गलत करता था तो इंडिया उसमें अपनी राय देता था, अगर कोई लड़ाई की सिचुएशन होती थी तो उसमें इंटरफेयर करके उसको बचाने की कोशिश भी करता था। तो ये नैम की खास बात है जो मुझे बहुत पसंद है। तो नैम जो था इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान्ड मूवमेंट एंड विच रियली क्रिएट अफेक्ट ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और सबसे खास बात ये थी कि नैम ने जो है यूएनओ की मदद से एक प्रोग्राम जो था, एक 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 कह लो जो मूवमेंट जो है उन्होंने शुरू किया, जिसका नाम था NIEO। इट्स अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था एक्चुअली में UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस ग्रुप ने एक आर्टिकल निकाला था जिसका नाम था in 1972, जिसका नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ट्रू ट्रेड पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जिसके अंदर जो था नियो का कंसेप्ट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। नियो के अंदर एक टर्म निकल कर आई थी LDC। LDC का मतलब होता है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो अभी अभी आजाद हुई थी, और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का कंसेप्ट निकल कर आया था। और ये जो नियो था उसके अंदर जो इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए एक प्रोग्राम, एक पॉलिसीज, एक प्रपोजल लेकर आए थे ताकि वो जो है इंटरनेशनल मार्केट पे आगे आ सके। तो ये बोला गया था कि LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स, मतलब जितनी भी LDCs हैं उनका दे हैव कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स, मतलब जितना चाहे वो अपने नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी आउटसाइड पावर उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं करेगी। वेस्टर्न मार्केट्स will give space to LDCs to promote their products, ठीक है, ताकि ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स आएंगे, लोग उनको पसंद करेंगे, उसको पैसा मिलेगा और वो डेवलप होंगे। और उनको जो भी सपोज अगर कोई टेक्नोलॉजी वो वेस्टर्न कंट्रीज से लेते हैं तो दे विल गेट इट इन reduced cost, कोई भी टेक दे विल गेट इन reduced cost if they opt any technology from western countries। ये बहुत अच्छी बात थी। और LDCs
LDCs will have more role in international organizations। मतलब कोशिश ये की गई थी कि किसी तरह ये कंट्रीज जो हैं ये भी जो है अपनी जगह बना सके इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और एक न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज अभी मुश्किल से एक डिकेड भी, मतलब कुछ साल भी नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी इतने ऊपर लेवल पे आ गई है। यूएन प्रमोट कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में सब्सिडी देने की बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है और उनको एक इम्पॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप माना जाएगा। इससे बड़ी सक्सेस तो कोई हो ही नहीं सकती। तो it's a very important and great step which was goes in the area of NAM. So it was a successful, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था कि अरे ये तो बहुत अच्छा है। पर जो ये नियो का कंसेप्ट था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये बात समझने की एक्चुअली में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज थी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि वो इतने कम दामों पे और इतने कम दामों पर इतनी लो प्रोडक्ट्स को हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचे और इनके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं होगा, सारा प्रॉफिट ये ले जाएंगे। नहीं, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप्ड कंट्रीज जो थी अपनी मर्जी से जो है दे स्टार्टेड देयर कंपटीशन, मतलब दे हैव नॉट, मतलब कंपटीशन में तो रखा ही नहीं, उनको नियो का कंसेप्ट ही नहीं माना और चीजों को अपनी मर्जी से बेचते रहे और अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा वैल्यू दी, अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस बिल्कुल सेम रखा, एलडीसीज के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। तो कहा जाता है कि नियो जो है कुछ हद तक फेलियर था। पर नियो का जो कंसेप्ट था वो काफी नया था और काफी सिग्निफिकेंट था। अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता ढंग से तो डेफिनेटली हम थोड़े और आगे होते। तो नियो जो था इट वाज अ ग्रेट कंसेप्ट। खैर, now the next topic that we have to discuss is India and the Cold War. इंडिया एंड द कोल्ड वॉर की बात की जा रही है। तो इंडिया को हमसे क्या फायदा हुआ? नैम तो आपको पता ही था क्या है। नैम इट मीन्स दैट staying away from two alliances, and secondly voice in international institutions। ये बहुत बेनिफिट, आप कह लीजिए कि बेनिफिट था नाम का जो हमें मिला, कि जिससे हम दोनों लाइन से दूर भी रहे और हमें जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेस भी मिल गया। खैर, हमें नाम से कुछ फायदे भी हुए और कुछ हमें क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा। और फायदे तो ये हुए कि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में अपना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते थे और जो है अपनी बात सामने रख पाते थे। इंटरनेशनल मार्केट में हमें सब्सिडी मिलने की बात हो रही थी और दोनों अलाइन कंट्रीज हमारी बात को, दोनों पावर ब्लॉक कंट्रीज हमें सुन रही थी कि हम क्या चाहते हैं, एंड दे आर कंसिडरिंग इट एज अ पावर ब्लॉक। और दोनों कोशिश करते थे कि कैसे ये ग्रुप जो है हमारे तरफ इंक्लाइंड हो जाए, हमारी तरफ जो है हमारी बात को सुने। पर इंडिया ने बहुत स्मार्टली अपने आप को जो है टैकल किया। जब उसको लगता था कि नाउ यूएसए इज बेनिफिटिंग अस तो वहां इंक्लाइंड हो जाता था, जब लगता था कि यूएसएसआर इज बेनिफिटिंग अस तो वो वहां इंक्लाइंड हो जाता था। तो NAM was totally successful, but there is some criticism जो इंडिया ने फेस किया था। मेरे ख्याल से वो कुछ हद तक, तो जो इंडिया कर रही थी NAM को जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही थी वो कुछ हद तक ठीक था और मेरे ख्याल से उसमें कोई जो है गलत नहीं था। तो इसमें बोला जाता है कि जो NAM है और जो इंडिया के अंदर NAM का रोल है या NAM के अंदर जो मेंबर्स हैं दे आर अनप्रिंसिपल्ड। और दूसरी बात बोला जाता है कि दे आर इनकंसिस्टेंट।
अनप्रिंसिपल्ड इसे बोला जाता था कि भाई वैसे तो नाम का कंसेप्ट इन्होंने बोला है कि किसी के साथ भी नहीं होना, पर जब मर्जी किसी भी इशू में ये लोग इंटरफेयर कर लेते हैं या अपनी राय प्रेजेंट करने लगते हैं। तो ये चाहते क्या एक्चुअली, दे वांट टू नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एंड दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप। सो ये इस चीज के लिए वजह से उनको जो है अनप्रिंसिपल्ड बोला जाता था और बोला जाता है कि इट वाज अ रॉन्ग मूवमेंट, इट वाज अ फेक मूवमेंट एंड दे चीटेड अस, और एक्चुअली में ये फायदा उठाना चाहते हैं, ऑल दैट। उसके बाद इनकंसिस्टेंट इसलिए बोला जाता है, इसमें एक एग्जांपल है कि जिसमें बोला जाता है कि इंडिया ने जो रशिया और यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी 1971। इसके पीछे ना कारण था 1971 में, एक्चुअली में क्या था, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, ठीक है। और उस समय क्या था, अच्छा पाकिस्तान ने यूएसएसआर का यूएसए का नाटो ज्वाइन किया था, और उस समय ऐसा था कि यूएसए हमारे साथ कुछ खास फ्रेंडली भी नहीं था। तो खैर यूएसएसआर और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे शुरू से, पर हमने अपने कोई प्रेजेंस उनकी अपनी हमारी कोई हमने उसके साथ कोई ओपन फ्रेंडशिप हमने कभी शो नहीं करी। तो खैर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, और उस समय ऐसा लग रहा था या ऐसा बोला जा रहा था कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी थी और हमें ये थ्रेट भी था कि हमें बाहर से कोई और अटैक ना कर दे इस लड़ाई के अंदर, तो ऐसा बोला जाता है कि इंडिया ने सीक्रेटली रशिया के साथ और यू कैन से दैट यूएसएसआर के साथ एक ट्रिटी साइन करी थी, फ्रेंडशिप ट्रिटी, की एक अपना प्रोटेक्शन शील्ड बना लिया था कि अगर कोई भी फर्दर एक्सपैंडेड अगर सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उसमें हम अपने आप को बचा सकें। ये एक क्रिटिसिज्म है जो हम लोगों ने फेस किया, और कुछ हद तक ये सही था, कुछ हद तक ये गलत था, खैर लेकिन नैम एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। और जितने टाइम भी कोल्ड वॉर का टाइम था 1945 से 1991 तक, जितना टाइम भी ये नैम चलता रहा और जितने टाइम भी कोल्ड वॉर चलती रही, तो नैम से हमें फायदा ही हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन जो इस पूरे कंक्लूजन के बाद निकलता है वो ये है कि इज नैम रेलेवेंट टुडे, क्या नैम अभी भी रेलेवेंट है? दो लाइनों में इसका जवाब दोगे। पहला कि नैम तो स्टिल रेलेवेंट है, अभी भी चल रहा है, और इसका फायदा क्या है, नैम था नॉन अलाइंड मूवमेंट, पर अब नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर जितने भी ग्रुप्स जुड़ गए हैं आपस में, वो एक तरीके से कॉपरेशन उन्होंने फॉर्म कर ली है, जो आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टर्म्स, जिसकी वजह से नैम की रेलेवेंस अभी तक है। दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर स्टूडेंट्स, और हम यहाँ पे ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं। आई होप आपको सब चीजें बहुत डिटेल में समझ आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप स्टडी खजाना में लिखिए, और कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे बताइए। आई विल लेट यू नो एंड आई विल गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।